तरीके से पुराने मामलात, आज़ान, मदारिस और उलमा किराम की बात को लेकर जनाब वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में वाज़ेह कर दिया है कि हर तरीके से तमाम मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के अफराद के साथ केसीआर साहब अपना नज़रिया एक ही रखते हैं। चलिए, एक आपकी अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक अहम सवाल जो हमारे नाज़रीन के लिए भी है और कुछ लोग आपको चाहने वाले भी हैं, तो उनके ज़बानों पर कुछ अल्फाज आपको लेकर होते हैं कि अक्सर इमाम ज़ामिन आप केसीआर साहब के हाथ पर बांधते हैं और हाथ भी उनको चूमते हैं। तो क्या ये मामले में इमाम ज़ामिन का बांधना, ये क्या रसूमात से आप अदा करते हैं या फिर उन्हें खुश करने के लिए करते हैं? देखिए, इमाम ज़ामिन जो है हिफाजत के लिए बना जाता है जी। और केसीआर साहब ने कई तकारीर में कहा उन्हें एतकाद है। देखिए, उसमें कोई कुछ लिखा नहीं रहता। इमाम ज़ामिन जो होता है ना, मैं भी आपको मंगा के बता दूंगा मेरी गाड़ी में से, उसमें कुछ नहीं लिखा रहता। गाड़ी में हमेशा रहता है, बिल्कुल रहता है, क्योंकि उनको भी एतकाद है। एक बार जो है जी, हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जी सीएम साहब के घर पे थे, तीनों मिलके जा रहे थे जी। मैंने इमाम ज़ामिन बना तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने सीएम साहब से पूछा क्या है जी, तो सीएम साहब ने कहा मैं तफसील से आपको प्लेन में बताऊंगा, मेरी वापसी की जमानत है। क्या बोले? वापसी की जमानत है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा जब भी हम सफर पे जाते थे तो इमाम ज़ामिन बनते थे, उसमें हम कुछ पैसे भी रखते थे ताकि वो आने के बाद वो पैसे सबका समझकर गरीबों में जान के सबका इस तरीके से देते। तरीका होता है वो, यानी आपके साथ लगा हुआ जो पैसा होता है वो जान की अमानत डेफिनेट। आने के बाद उसमें हमारे किसी किस्म के ईमानी नुकसान नहीं है। हमारा केसीआर साहब का अपना खुद भी उस पर अकीदा है कि उसके साथ हाथ चूमना, तो हाँ, वो तो हमारे बॉस है जी। हम तो हमारे बॉस है केसीआर, क्या समझ रहे जी। हम बड़ा एहतराम करते हैं केसीआर साहब का जी। हम अपने फादर ये समझना कि लोग हमको चीफ मिनिस्टर साहब जो है होम मिनिस्टर दिए या डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और मैं जो है आपको एक बताता हूँ अब्दुल्ला साहब जी, मैं हलाल रोजी खाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल रोजी खाता हूँ। वो जो मेरी तनख्वाह है 3 लाख रुपए, उसमें टैक्सेस जाते हैं। उसके अलावा 1 रुपए का मैं रवादा रहता हूँ। आपके फोन में बोल रहा हूँ, चैलेंज से आप बोल दीजिए कहेंगे। मैं जब हलाल खाता हूँ जी तो मेरे उस्ताद का मैं एहतराम करता हूँ। केसीआर साहब यकीनन मेरे उस्ताद है जी। मेरे बाप के बाद मैं अगर किसी को मोहब्बत करता हूँ तो केसीआर साहब से करता हूँ, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा केसीआर साहब के साथ रहूंगा जी। ऐसा नहीं है, मेरे उन कई पार्टियों ने भी ऑफर दी थी जब तेलंगाना मूवमेंट में, पर मैंने कहा एक बार जब केसीआर साहब को मिल लिया, मैं एक उस्ताद के शागिर्द बन चुका हूँ, मरे दम तक उसी उस्ताद का शागिर्द होऊंगा, क्योंकि वो उस्ताद बहुत खास उस्ताद है जी। ऐसा ऑर्डिनरी उस्ताद नहीं है वो एक मुकम्मिल इंसान है केसीआर साहब। लोग अगर उनकी अच्छाई नजर से देखेंगे तो फिदा हो जाएंगे। अब ये लोग व्हाट्सएप पे कुछ तो बोलते रहते हैं, ये तो दुनिया है, चलने का चलते रहता है, तो यही है, वो और कुछ नहीं है जी। हम भी जो है अल्लाह का नाम लेके बनते हैं, अल्लाह ताला केसीआर साहब की हिफाजत फरमाए जी, और अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अल्लाह ही जो कुछ देखने वाला है। क्योंकि इसलिए सवाल ये जरूरी इसलिए था कि हम सहाबी हजरात कभी हमारे अपने मवाद के लिए कुछ हमारे नाज़रीन को खुश करने के लिए भी इस मामले पर कभी गुफ्तगू उठा देते हैं कि इमाम ज़ामिन होम मिनिस्टर साहब ने बांधा है, तो उस पर कुछ हमारे अपने नज़रियात होते हैं, अपने मुकालिमात होते हैं। तो आवाम को भी ये चीज़ से वाकिफ कराना था कि आखिर क्यों आप बांधते हैं, लेकिन आज इसका आप डिक्लेरेशन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक 2-3 सवाल आपसे करते हैं, आखिर इसके बाद ये प्रोग्राम को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। एक सवाल, जब ये तमाम इतनी तारीफ़ें आप कर चुके हैं, इतना आप तेलंगाना को वाकई देखा जाए, हकीकत अगर देखा जाए तो 9.5 साल के अंदर डेवलपमेंट से लेकर इसकी मांग बहुत ही फायदेमंद रहे, और सबसे बड़ा अगर फायदा ये रहा तो ये है कि कर्फ्यू जैसे हालात और यहाँ पे फिसादात से आप सब ने मिलकर एक अच्छा सा इसका मकाम बनाया रखा। लेकिन अब इन तमाम एक की कोशिश और आपकी खिदमत यहाँ तक तो आई है, क्या अगर अब अगली बार फिर एक बार केसीआर की फिर वही कार तेजी के साथ रफ्तार में आएगी तो क्या फिर आपको इस ओहदे पर फायज रखने की उम्मीद है, या फिर आपको सुबकदोश होने का एक नजरिया नजर आता है? देखिए, मैंने कभी भी 14 साल तेलंगाना मूवमेंट के साथ रहा, कभी ओहदे पर नजर नहीं रखा। मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो समझता था कि जेल में जाने वाला हूँ या पुलिस की गोली में मरने वाला हूँ जी। हम जब 2001 में पार्टी में शामिल हुए तो लोगों ने हमसे कहा कि क्या मिलेगा। मैं बोला क्या मिलेगा, हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या मिला, गोली मिली या आज़ादी मिली। बराबर हम तेलंगाना, हमारी स्टेट जो निजामी स्टेट को तेलंगाना में मिला, आंध्रा में मिला गया, सबसे ज्यादा बैकवर्ड है तो मुसलमान हो जी। तो उससे या तो हमें सेपरेट तेलंगाना मिलेगा या हम गोली खा के मर जाएंगे। बराबर आपको एक बात बताएंगे, अगर आप चूंकि बहुत अच्छे बड़े जर्नलिस्ट है, मेरे पास मैंने जो भी है, मेरा जो पुराना असासा वही है मेरे पास
जी। और मैंने होम मिनिस्टर बनने के बाद पहले या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अगर कोई चीज बनाया हूं मैं, मेरे लिए अपनी खबर बनाया, मेरी और मेरी अहलिया के लिए चूंडिशा मस्जिद के अंदर दरखास्त देकर मस्जिद वालों को चेक देकर जी 2 साल के बाद उन्होंने चेक पे 51,000 रुपए लिखा। मैं तो साइन कर चुका था, मैंने कहा आप जितना चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने बनाया तो मेरी और मेरी बीवी की खबर बना लिया था जिंदगी में कि जब भी मरूं मैं, चूंकि मेरी मालिक साहब की भी मजार वहीं बाजू है, जी। तो मैं अपनी भी खबर वहीं बना लिया हूँ मेरी बीवी की। मैं ना कोई प्रॉपर्टी बनाया, ना मुझे 1 रुपया किराया था, ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ना मेरे पास आप कार जो है ना, जो मेरी अपनी पर्सनल कार है, वो भी 2012 की कार है। 2013 में मैं एमएलसी बना था, तो 1 साल पुरानी कार लिया था, आज तक वही कार है मेरे पास। मैं क्या नहीं करा, रेवेन्यू मिनिस्टर रहा, आज होम मिनिस्टर रहा, बहुत सादा रहता हूं मैं, बिल्कुल मामूली कपड़े पहनता हूं। पर एक बात जरूर आपसे कहता हूं, तेलंगाना बनने के बाद जो मुसलमानों को फायदा पहुंचा है, पिछले 60 साल 50 साल 65 साल में कभी नहीं पहुंचा। बराबर बात। आपका बजट बताता हूं, पिछले 10 साल की बात कर रहा हूं, 2004 से 2014 तक कांग्रेस की हुकूमत, 2014 से 2023 तक बीआरएस की हुकूमत। आप देखिए 2004 से 2014 तक जुमला 1,000 करोड़ भी खर्चा नहीं किया गया माइनॉरिटी डेवलपमेंट पर, और आज 2014 से लेकर 2023 तक 10,000 से चिल्लर 10,800 करोड़ का खर्चा किया गया। ये मामूली बात है। एक ही बात, कई चीज इसमें नहीं आते। आसरा पेंशन है, सारे मुसलमानों को दिया रहा है माइनॉरिटी डेवलपमेंट में। सीएम साहब एक बात कहे, जनरल स्कीम में तो सबको फायदा पहुंचना चाहिए जी, पर माइनॉरिटी स्कीम के अंदर 2 बात बोलता हूं आपको, ज्यादा नहीं। शादी मुबारक कभी कोई बोले नहीं थे, शादी मुबारक के अंदर, शादी के अंदर सीएम साहब ने 2,66,000 मुस्लिम बच्चों की शादी करवाई है 9 साल में। 9 साल, बड़ी बात। और खर्चा कितना किया है? 2,340 करोड़ रुपए सिर्फ माओं के अकाउंट में गए उनके। आप बताइएगा, मुसलमानों के अकाउंट में, उनकी माओं के अकाउंट में 2,340 करोड़ जाते हैं तो क्या छोटी रकम है? बताइए। बड़ी रकम, बड़ा एक जिम्मेदारी का बोझ उनसे हटा। इमाम और मोहसिन हजरात के अकाउंट में, वो तो बड़े बेचारे क्या रहते, उनके अकाउंट में क्या 304 करोड़ रुपए इमाम और मोहसिन हजरात के अकाउंट में अब तक गए हमारे पास। ये हमारी तारीख है, आपको ये मैं अकाउंट से बता रहा हूँ, पूरा अकाउंट आप चेक कर सकते हैं। जितना फायदा मुसलमानों को पहुंचा है रेजिडेंशियल स्कूल से। हमारे बच्चे इस मरतबा 11 बच्चे तो एमबीबीएस में दाखिला लिए। जी हाँ, देखा है। 100 चिल्लर बच्चे, 153 बच्चे तो बीडीएस में दाखिला लिए। 1500 बच्चे इंजीनियरिंग में दाखिला लिए। अगर ये तालीम हमको 50 साल पहले से मिलती तो कोई मुसलमान का बच्चा पान के डब्बे पे, पंचर की दुकान पे नहीं दिखता था आपको, होटल में टेबल पूछने वाला नहीं दिखता था। यकीनन होटलिंग का कोर्स भी बहुत बड़ा है, अच्छा तालीम में आता होकर काम करते थे। आज गुर्बत की निचली सतह पे जिंदगी गुजारने वाली कौन सी काम है आप देख लीजिए। एसटी गरीब नहीं है, एसटी गरीब नहीं है, गरीब है तो मुसलमान है जो माशी हाल से तंग है। आप देहातों में हम जाते हैं, इंटीरियर हम जाते हैं इलेक्शन के टाइम, हम जब गरीब से देखते हैं मुसलमानों को, हमारे आंख में खून के आंसू आ जाते हैं। क्या जिंदगी इनकी, क्या तकलीफ में। अगर पहले से मौका मिलता होता काम करने का तो बहुत कुछ काम किए होते थे। हमें तो सिर्फ 9 साल का, 9.5 साल का मौका मिला है, हमें आगे 40 आगे और बहुत मौका मिलेगा। मैं और एक बात बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस जो कह रही है ना, ये कर्नाटक अगर मैं भी कर्नाटक जाता ना, सही भी कांग्रेस को वोट डालो बोल के आता था कर्नाटक में जाने। अगर मैं जाता कर्नाटक में जी, इलेक्शन के टाइम पे जाता जी, तो डेफिनेट कांग्रेस को वोट डालो बोलता था, क्योंकि बहुत बड़ा जुल्म था वहां पे मुसलमानों। जी, मरकजी सरकार का वहां पर जुल्म होने की वजह से आप ये अनाउंसमेंट कर सकते थे। डेफिनेट अगर कर्नाटक में, यहाँ तो कांग्रेस कभी नहीं कर सकी, उससे अच्छा हुकूमत तो केसीआर साहब कर रहे हैं। हिंदुस्तान में नंबर 1 तरीके से जो आप बताएं, मैं बार बार कहते रहता हूं, हकीकत में नंबर 1 केसीआर साहब है, नंबर 1 सीएम है, नंबर 1 सेकुलर है, नंबर 1 मुसलमानों के हमदर्द है, नंबर 1 मुसलमानों को तरक्की दिलाना चाहते हैं। ये रेजिडेंशियल स्कूल खोलना मामूली बात है, बताइए। उसे अपग्रेड किया गया इंटरमीडिएट, और उसके बाद अब डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहे हैं। सीएम साहब के पास परसों की बात है, एक बात बताता हूँ। एक मेरे पास एक बच्चा, महबूब नगर से एक बच्चा आया था। वो बच्चा आके बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ साहब। तो बताइए कहाँ पढ़ते थे आप? तो टेम्ब्रिज में पढ़ा। क्या चाहिए आप? बोले नहीं, मुझे पायलट का दाखिला मिला है, पायलट बनने के लिए कॉलेज के अंदर, जो बेगमपेट में कॉलेज है।
तो क्या परेशानी है? तो बोले फीस 35 लाख है। हमारे बाप तो मजदूरी का काम करते हैं, मुझे शौक है पायलट बनने का। मैंने कहा ठहरिए, हमारे सीएम साहब हातिम ताई है, एक बार जाके हमसे जिक्र करेंगे। मैं जब जाके सीएम साहब से जिक्र करा तो बोले महमूद भाई एक बच्चा भरे यार, 1000 बच्चों की फीस मैं भरूंगा। क्या बात? जितने टेमरिज में बच्चे पढ़े हैं वो जितनी आला तालीम हासिल करेंगे वो पूरा का पूरा खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करेगी, मैं बर्दाश्त। रियासत का नाम रोशन होगा। ये गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चे इनके बच्चे किसके है? वो पंचर बनाने वालों के बच्चे पढ़े, रक्षा चलाने वालों के बच्चे पढ़े, ऑटो चलाने वाले के बच्चे पढ़े, जो लोग छोटा मोटा मजदूरी का काम करते हैं उनके बच्चे पढ़े। उनको आगे बढ़ाने के लिए सीएम साहब का जो जहन है जी। और एक छोटी बात बताता हूँ आपको, ओवरसीज स्कॉलरशिप। जी हाँ, ये भी बड़ा आप बताइए, हमारी स्टेट के अंदर 3300 बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में पढ़े तेलंगाना बनने के बाद। इतनी अच्छी स्कीम है जिसमें एक बच्चे को 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, वो नॉन रिफंडेबल है। सीएम साहब से मैं बैठा था, हमारे ऑफिसरों ने कहा साहब ये बहुत बड़ी रकम है, इंस्टॉलमेंट में वापिस लेंगे तो बेहतर होगा। सीएम साहब ने क्या कहा, मेरे बेटे केटी रामाराव को मैं अमेरिका पढ़ाया, मेरी बेटी कविता को मैं अमेरिका पढ़ा, मैंने कभी एक पैसे की उम्मीद नहीं की। ये गरीब बच्चों से, उनके माँ बाप गरीब है, मैं किस तरह वापिस ले सकता हूँ? ये ग्रांट है, हमें कोई वापिस लेने की जरूरत नहीं। हम ये गुजारिश करेंगे और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, काबिल बन जाएंगे, तो अपने खानदान की किफालत कर लिया तो बेहतर। बहुत अच्छी बात, ये सीएम साहब की सोच है। लेकिन एक दो सवाल यहाँ पर कर लेते हैं। जैसा कि रियासत के अंदर अब आपका गठबंधन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ बना हुआ है, तब देखा गया है तो एक दूसरे की पार्टी सबकत हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश करेगी, लेकिन इस बार मामू भांजे की सियासत पर बात चल रही है, तो क्या इस बारे में कहेंगे? सर देखिए, मजलिस से हमारा कोई अलायंस नहीं है जी। आपको कौन बता दिया मजलिस से अलायंस? हमारे दोस्त है जी। हम भी लड़े, चांदनगर से हम भी लड़े, चांदनगर से अकबर साहब भी लड़े, हम भी लड़े जी। कैसा दोस्ती है बताइए? हम बिगड़ा थोड़े ही ठीक है। तेलंगाना मूवमेंट में वो हमारे साथ नहीं थे 14 साल। तेलंगाना बनने के बाद असद साहब ने कहा कि हम 63 सीट जीते थे, कोई भी 2-4 एमएलए खरीदे तो हमारी हुकूमत को खतरा हो सकता था। बराबर उन्होंने साथ देने का पेशकश किया, सीएम साहब ने उसे कबूल किया और उसके बाद हमारे साथ चल रहे हैं। और बहुत से चीजों में हमारे साथ जब जब कोई मसाइल पैदा होते हैं वो मदद भी करते हैं जी। और हम भी उनके एरिया में, आप देखिए ओल्ड सिटी कैसी हो सकी, गोल्ड सिटी की तरह बन रही है जी। मूसी बन जाने दीजिए, उसके बाद ओल्ड सिटी की खतर बताएगी। ओल्ड सिटी की आवाम तो कुछ नाराज नजर आती, क्योंकि जो डेवलपमेंट आपके न्यू सिटी के इलाकों में हुआ, जैसे हाईटेक सिटी, गच्चीबौली, इधर साइड जो हुआ, पुराने शहर के कई इलाके अभी भी ऐसे ही मुतासिर हैं। डेफिनेट आगे हम अभी प्लान करेंगे, क्योंकि पुराने शहर में थिक पॉपुलेशन जी। अगर मास्टर प्लान लाया जाएगा बहुत से लोगों को मुश्किल हो जाएगी। हम चाहते हैं कि पुराने शहर में भी हाई राइज बिल्डिंग बनेंगे जी। आप मूसी के लिए सीएम साहब का प्लान कितना है मानो जी? 75,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का प्लान है उनका जी। अगर एक बार मूसी बन जाएगी ना, मूसी की साइड से जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और मुसलमान उसमें शीट होने लगेंगे और ओल्ड सिटी को डेवलप किया जाएगा, मास्टर प्लान लाया जाएगा ताकि मुस्लिम भाई को तकलीफ ना हो, क्योंकि मुसलमान बहुत गरीब है, इसलिए उतना ज्यादा वहां पर उन्होंने कोई चीज के लिए डरते हैं कि मेरा मकान टूट गया तो बनने में कितने बरस लग जाएंगे, कहां से किराया दूंगा। हम डेफिनेट ओल्ड सिटी को भी, आपसे वादा कर रहा हूं मैं, गोल्ड सिटी बनाने का हमारा प्लान है। आप देखेंगे हम और 10 साल हुकूमत करेंगे तो हर तरीके से ओल्ड सिटी को डेवलप करेंगे। असद भाई का ताउन जरूर रहता है हमारे साथ, और डेफिनेट हर जगह जहां अमन की बात रहती है हम उनसे भी बात करते हैं, वो अमन कायम रखने के लिए उनका भी साथ लेते हैं। तो ऐसा आप जैसा बता रहे हैं कि हमारे उनके अलायंस में, हमारे को कोई अलायंस नहीं है, ये फ्रेंडली फ्रेंड जिसका आप बताए ना, पुलिस फ्रेंडली है, हम भी फ्रेंडली है उनसे, उतना ही है, उनके साथ कोई अलायंस की नहीं है। एक बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल जो अब अवाम के दरमियान वोट काटने के लिए किया जा रहा है, या ये हकीकत भी है, इस पर आपको इस बात का वाज़ेह तौर पर बताना होगा कि 2024 में बीआरएस जब इख्तिदार में आएगी तो जरूर ये बीजेपी का साथ देगी। ये इस बात की अफवाहें हैं या ये हकीकत है? अब्दुल्ला साहब एक बात पूछना चाहता हूँ जी। 2014 में बीआरएस पार्टी थी, बाद में 2018 के बाद बीआरएस पार्टी बनी, एक बार भी हम उनका साथ दिए नहीं दिए। हमारा सेंट्रल स्टेट का ताल्लुकात ऐसा होता है, कुछ तो कुछ मेंटेन करते हैं, मगर कभी कोई बिल के बारे में जो बराबर नॉर्मल बिल रहता है उसमें थोड़ा सपोर्ट करें। मगर हम आपको जिस तरह कहे ना, हमारी गर्दन कटेगी तो अज़ान नहीं रुकेगी,
आपसे वायदा करते हैं आपके सामने हमारी पार्टी की तरफ से, हम मरने पर भी कभी बीजेपी पार्टी से या कोई फिरका पर उस पार्टी से अलाइज करें। तो बहरकैफ इस तरीके से आज वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब से जो भी हमने सवाल किया वो बड़ी आसानी के साथ और मोहब्बत के साथ उसका बहुत ही पुरअसर अंदाज में जवाब दिया। मैं आज के खास मुलाकात प्रोग्राम में मैं जिस तरीके से भी इतना जो वक्त दिया गया बहुत उनका शुक्रिया अदा करूंगा और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मुसलमानों की एक सोच है, मुसलमानों का एक जो भरोसा है, बीआरएस आने के बाद फिर वही अमन शांति यहाँ पर बरकरार रहेगी और मुसलमानों को और हिंदुओं को एक ही नज़र से लेकर चला जाएगा और इस तरीके से आने वाले वक्त में मुसलमानों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और भी दीगर स्कीमात है उस पर अमल पैराई होगी। और दो जो सवाल रहेंगे हमारे आने वाले वक्त में एक और आला लीडर से यानी KTR साहब से या KCR साहब से ज़रूर हासिल करेंगे, वो है 12% तहफ़्फ़ुज़ात और मसाजिद की शहादत पर। वो बड़ा मसला है क्योंकि हमारे अपने कमेंट्स में जो भी हमसे सवाल करते हैं तो ये दो मुद्दों पर सवाल करते हैं, इसका भी हम डिक्लेरेशन जरूर BRS के तमाम आला जिम्मेदारों से लेंगे। लेकिन आज की खास मुलाकात बड़ी कामयाब रही वज़ीर दाखिला के साथ और वज़ीर दाखिला यही कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में चाहे वो ओहदे पर रहें या ना रहें लेकिन हमेशा वो BRS सरकार का साथ देते आए हैं और साथ देते रहेंगे। आखिर में आप अवाम से क्या गुजारिश करेंगे? अवाम से तो यही गुजारिश करूंगा क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूँ, मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ आप जो भी वोट का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिए जी। आपके पास पिछली हुकूमतों का भी रिकॉर्ड है और प्रेजेंट हुकूमत का भी आपके पास रिकॉर्ड है, डेवलपमेंट के बारे में, अमन के बारे में। BRS पार्टी जो पार्टी है ये सिर्फ तेलंगाना के लिए बनी तो पार्टी और तेलंगाना आवाम के लिए तो बनी तो पार्टी। आप कर्नाटक, महाराष्ट्र, जिधर अदर स्टेट से इसका एग्जाम्पल मत लीजिए। तेलंगाना का हर मुसलमान का फर्ज है, मैं तमाम उलमाओं से भी गुजारिश करता हूं, दीन अगर कहीं आगे बढ़ेगी फैलेगा तो वो तेलंगाना स्टेट में फैलेगा। तेलंगाना स्टेट मरकज बनेगा, सारे आज भी है कल भी मरकज बनेगा, सारी दुनिया में यहाँ से क़यादत होगी। अभी देखिए 1 महीने के बाद यहाँ बहुत बड़ा इज्तिमा भी है जिसमें करोड़ों लोग आ रहे हैं। हुकूमत हमेशा यही चाहती है कि मुसलमानों को मुकम्मल तरीके से आज़ादी मिले, मुकम्मल तरीके से वो बाइज्जत तरीके से स्टेट में जिए और हमेशा अमन और सुकून से जिए और तरक्की की तरफ जाए। मुझे अल्लाह से उम्मीद है, हमारे उलमाओं की दुआ है हमारे साथ, डेफिनेट हमारी स्टेट अगर सारे हिंदुस्तान के अदर स्टेट से आप कंपेयर करेंगे सबसे बेस्ट स्टेट है, सबसे अच्छी स्टेट है, सबसे पुरअमन स्टेट है, सबसे डेवलपमेंट में आगे बढ़ने वाली स्टेट है। आवाम को एक साथ एक नजरिए से देखने वाला कोई लीडर है वो KCR साहब है और KTR साहब है। मैं इसलिए आवाम से भी अपील करना चाहता हूं, अभी हम सिर्फ 9 साल 9.5 साल ही हुकूमत की है, पूरे मुकम्मल नहीं किए। इतनी तरक्की लाए, इतनी तरक्की लाए, हर शोबे हयात में कोई ऐसी बात नहीं। आज पावर सरप्लस है, ड्रिंकिंग वाटर घर घर पीने का पानी मिल रहा है, लैंड ऑर्डर नंबर 1 है, फार्मर्स का प्रोटेक्शन नंबर 1 है। हर शोबे हयात में जहां पूरे बैकवर्ड थे 2014 से पहले, हर शोबे हयात में बैकवर्ड थे, हर शोबे हयात में हम फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो मैं तमाम से मेरी अपील है कि इनकी उनके बातों में मत आइए। ये लोग बोलते कुछ है करते कुछ नहीं, आप ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारे बड़ों ने हमें हमेशा नसीहत करते थे, कभी एक बार किसी से आप धोखा खा जाते हैं तो बार बार धोखा खाने की जरूरत नहीं है, नादान आदमी धोखा खाता है। हमने 1-2 ने 50 साल मौका दिया है कांग्रेस को हुकूमत करने का। आज हमारे CM साहब को आप 9.5 साल दिए, अगर 50 साल देते होंगे तो इंशाल्लाह किधर से किधर हो जाएगा। वोट का इस्तेमाल, मेरी अपील है आपसे एज ए मुस्लिम भाई, बहुत से लीडर से मैं नहीं किसी की बुराई नहीं चाहता, मैं जो भी मुस्लिम लीडर जिस पार्टी में रही है, मगर जो तरक्की KCR साहब के दौरे हुकूमत में हुई, KCR साहब के 9.5 साल में हुई, वो मैं नहीं कहता, सारा हिंदुस्तान कहता है। हिंदुस्तान लोग जब आते हैं तो कहते हैं कि भाई तेलंगाना बदल चुका है, हैदराबाद बदल चुका है, यहाँ का माहौल बदल चुका है, यहाँ गंगा जमुना तहजीब आ चुकी, प्यार और मोहब्बत बांटा जाता है। इसलिए आपका वोट का इस्तेमाल हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर को बरकरार रखने के लिए कार के निशान को वोट देकर उन्हें भारी मेजॉरिटी से जिताइए। और मुझे यकीन है, मैं इलेक्शन के रिजल्ट से पहले मैं यकीन से कहता हूं कि हमारे मुसलमान
जो इंसान आपको मदद करता है उसे कभी नहीं भूलते हैं। बराबर, ये बात। और मैं यकीन से कहता हूं बीआरएस पार्टी 100 सीट तक जाएगी, 100 सीट तक जाएगी। तमाम उर्दू जो हमारी मीडिया एसोसिएशन है, तमाम उस पर ये जब ये चैनल पर चलेगा तो उन सब से भी यही गुजारिश है कि किस तरीके से रियासती सरकार के तरक्याती काम है उसको उजागर किया जाए, ये हमारे वज़ारत दाखिला की जानिब से गुजारिश है। और रहा मसला एक कि जो आज़ान की पाबंदी को लेकर और मदारिस के जो मामलात को लेकर जो बड़ा मसला 2 दिन से चल रहा है, उसको भी आपने सराहतन उसकी सही तस्दीक की है और आने वाले वक्त में वो बहुत अच्छी तरीके से खुलासा भी करेंगे। तो इस तरीके से आज की खास मुलाकात प्रोग्राम में हमने जो भी चुभते सवाल थे या उनकी मोहब्बत के सवाल थे हमने बराबर किए हैं। आप अगर कोई भी आपका एक सवाल हो नाजरीन, तो आप अपना कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि हम आपका सवाल आला जिम्मेदारान तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया खास मुलाकात का, और आने वाले वक्त में नाज़रीन फिर एक अहम जिम्मेदारों से और यहाँ की रियासत में होने वाली तरक्की के मामलात पर जरूर गुफ्तगू करेंगे। देखना ना भूलिए हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात।